सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री का सेशन। तो जितने ज़्यादा लोगों तक आप हो सकता है इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आपको 100% फ्री लेक्चर्स और इतने इजी मैनर में आपको मिलने वाला है केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री जो है क्लास 11th, ऑब्वियसली केमिस्ट्री जो है क्लास 11th का बाइंड अप होता है क्लास 12th के साथ, बहुत क्लोज कनेक्शन होता है दोनों का। तो आप क्लास 11th की अगर केमिस्ट्री को नहीं पढ़े हैं तो क्लास 12th में आपको हो सकता है कि काफ़ी कुछ जो है स्किप करके आगे बढ़ना पड़ जाए। लेकिन हमारे लेक्चर्स में आपको जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लास 11 से चाहिए होगा क्लास 12th के लेक्चर्स के लिए, वो सारा कुछ पास ऑन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन द चैप्टर सॉल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको जानना चाहिए इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? ठीक है, तो यहाँ पे मैं वन लाइन स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? होमोजीनस। ठीक है, सो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सुनने से बहुत इजी लगता है कि 9th-10th में भी तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना था। तो इस क्लास में ये जो क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर है और ये चैप्टर ख़त्म होते होते आपको सॉल्यूशन के बारे में इतना वास्ट नॉलेज हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सॉल्यूशन के बारे में देखने का ये एक और नज़रिया हो सकता है, बहुत सारे नज़रिया है। ठीक है, देखने का तरीका, व्हाट आई मीन अबाउट नज़रिया इज, सो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। होमोजीनस मिक्सचर के बारे में हमने अब क्लास 9th और 10th में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। तो दो चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई तो वो होमोजीनस होता है, अगर मिक्स नहीं हुआ, बाउंड्री विजिबल है, तो वो हेट्रोजीनस होता है। तो वही वाला ये होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है? तो ये था हमारा सॉल्यूशन की थोड़ी सी जानकारी। तो सॉल्यूशन भी जैसे हमने बोला, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे दो है या तीन है या चार है का मिक्सचर, उसके बेस पे मैं बोलूंगा सॉल्यूशन बाइनरी होता है। सो वी कैन कॉल वन एज बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। सो जितने सब्सटेंस मिक्स्ड अप होंगे वो सारे उसी के बेसिस पे उसका नेमिंग हो जाएगा। अगर दो सब्सटेंस मिक्स्ड है तो ये बाइनरी हो गया, तीन मिक्स्ड है तो टर्नरी हो गया, चार मिक्स्ड है तो क्वाटरनरी हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर होगा वो 100% डील करेगा विथ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन कैसा है? बाइनरी है। बाइनरी है यानी उसमें दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन के, ओहो, कंपोनेंट कितने हुए? दो हुए। ठीक है, वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बहुत बेसिक से आज हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो एक कंपोनेंट कहलाता है सॉल्यूट, एक कंपोनेंट कहलाता है सॉल्वेंट। इसका नोमेनक्लेचर भी रहता है, न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तो देखेंगे कि सॉल्वेंट को ए नेम से रिप्रेजेंट करता है और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? तो ये जान लीजिए कि जो भी क्वांटिटी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर के क्या बनाया?
सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन में जो भी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 100 ml का एक सॉल्यूशन है, तो 100 ml के सॉल्यूशन में 60 ml या 70 ml या 80 ml जो भी होगा ज़्यादा अमाउंट में, वो कहलाता है सॉल्वेंट, और जो कम कंटेंट में होता है वो कहलाता है सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया आपको। तो सॉल्यूट क्या बोलेंगे, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, एंड सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है आपका बाइनरी सॉल्यूशन का कंसेप्ट। ठीक है, हो गया होगा। अब इसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। ऑल्दो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एक चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पेज में ही आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उस पेज को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं उस चार्ट के बारे में। तो अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने बोला दो टाइप, पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं ए बी, और आपको पता है ए मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, और बी मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट करना है तो यहाँ पे कर लेते हैं बी, बी क्या है आपका, सॉल्यूट, और यहाँ पे कर लेते हैं ए क्या है आपका, सॉल्वेंट। ठीक है, और इससे रिलेटेड इस तरफ कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। अच्छा, तो इसका अगर चार्ट बनाना है, सॉल्वेंट सपोज आपका गैस है, गैस है, गैस है, फिर लिक्विड, 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 फिर सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है, और फिर आपका उसी मैनर में सॉल्यूट ले लीजिए, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो इसे कैसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि गैस गैस में मिक्स्ड हो। ठीक है, गैस गैस में मिक्स्ड हो, इसका एग्जाम्पल अगर बेस्ट एग्जाम्पल एकदम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमको समझ में आए, एयर, हमको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स्ड होता है एयर में। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है, तो वो भी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड इन गैस यानी कि गैस में लिक्विड मिक्स्ड हो, तो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज एग्जाम्पल ऑफ गैस, सॉरी लिक्विड इन गैस, यानी कि वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, गैस में एनट्रैप्ड हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। बिल्कुल सही है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड का गैस में, तो हमने सब्लिमेशन का प्रोसेस देखा था। ठीक है, नेप्थलीन की बर्निंग, नेप्थलीन क्या होता है, सॉलिड होता है, बर्न होकर के वो गैस में मिक्स्ड अप हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ नेप्थलीन, या फिर कैम्फर, कैम्फर यानी कि कपूर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस। ठीक है, अब देखते हैं गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो गैस इन लिक्विड का बहुत इजी एग्जाम्पल है, हमको जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं, सोडा या कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लिक्विड के साथ हाई प्रेशर पे मिक्स किया जाता है। ठीक है, देन लिक्विड इन लिक्विड, तो इसका एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल सिंपल एग्जामिनेशन आपका एग्जांपल हो गया। देन सॉलिड इन लिक्विड, तो
शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि शुगर जो सॉलिड था उसको हमने वाटर जो कि लिक्विड था उसमें मिक्सअप कर दिया, तो ये क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, तो गैस इन सॉलिड, गैस जो है एंट्रैप्ड हो सॉलिड में, तो झाग आपने देखा होगा जिसे क्या कहते हैं, फ्रोथ कहते हैं। उसमें क्या होता है, सॉलिड होता है, उसके अंदर गैस आपका एंट्रैप्ड होता है। या फिर स्क्रबर हो गया, स्क्रबर क्या होता है, सॉलिड होता है और उसमें जो फाइन पोर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, गैस एंट्रैप्ड होते हैं। या फिर स्पंज हो गया। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, एग्जाम्पल ऑफ गैस इन सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, फ्रोथ या फिर स्क्रबर या फिर क्या बोल दिया, और फोम। ठीक है, देन लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड जो है आपका सॉलिड के साथ है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो जेल हो गया, जैम हो गया, ये सारे यूज करते हैं, ये क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, देन सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड एलॉयज हो गए, जितने एलॉयज होते हैं जैसे कि ब्रास, ब्रोंज, ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड मेटल्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो सारे एलॉयज क्या होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये एक चार्ट है, इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे, ये मैंने क्या किया, आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स दिए जो आपको हमेशा याद रहेगा और बहुत ही आसानी से इन सॉल्यूशंस को आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं। और बेटर एग्जाम्पल के साथ आप जाएंगे एनसीईआरटी का ये टेबल देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है, हो गया होगा। अब इसके बाद कुछ हम टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे इस चैप्टर में, उन टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स हम यूज करेंगे, तो कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ए और बी, ये सिंबल हम यूज कर रहे थे। ए किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और बी किसके लिए यूज कर रहे थे हम, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, वैसे ही हम एक यूज करेंगे डब्लू, डब्लू किसके लिए यूज करते हैं हम, मास के लिए। और कैपिटल एम, कैपिटल एम हम किसके लिए यूज करते हैं, मोलार मास के लिए। ठीक है, एक हम टर्म यूज करेंगे स्मॉल एम, ये किसके लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ठीक है, एक हम टर्म यूज करेंगे एक्स, एक्स किसके लिए यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और एक हम कैपिटल एम मोलैरिटी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, स्मॉल एम हम मोलैलिटी के लिए यूज करेंगे। वैसे ही एन हम नॉर्मैलिटी के लिए यूज करेंगे। उसके बाद एफ हम फॉर्मेलिटी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिनोटेशंस हैं जो हम जनरल अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, W अपॉन M, यानी कि मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, किसी का भी निकालना हो, सॉल्यूट का निकालना हो तो यहाँ पे लग जाएगा B, और सॉल्वेंट का निकालना हो तो यहाँ पे लग जाएंगे A। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डिनोटेशंस हो गए। ओके, ठीक है, जिसे लिखना हो लिख सकता है। चलिए, ठीक है, हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो सॉल्यूशन है इसकी जो हम स्टडी करेंगे वो दो तरीके से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, या फिर डिनोटेशन कह लें कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसकी स्टडी कैसे करते हैं, वो हम दो तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो एक होता है क्वालिटेटिव स्टडी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वालिटेटिव, और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव स्टडी। ठीक है, तो क्वालिटेटिव जो स्टडी है उसकी बात करें तो ये जो है हम दो वर्ड्स के अकॉर्डिंग करेंगे। वन इज डाइल्यूट
एंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड। ये वर्ड्स आप बहुत फेमिलियर होंगे इनसे, काफ़ी बार आपने इसके बारे में सुना होगा। डाइल्यूट है यानी कि कम गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि बहुत हाई अमाउंट है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो कभी भी क्वालिटी की बात करें तो हम डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर क्वांटिटी की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे हम ये क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, इस चैप्टर में हम क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसे हम एक एक करके देखेंगे, लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, और होता है, यहां पे लिख देता हूं, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम से डिनोट होता है ये, ठीक है। तो इतने सारे जो है टर्म्स होते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा वो इन क्वांटिटीज के साथ होगा, मींस क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें जो आप है क्लास 11th में भी देखा है, 9th में भी देखा है, 10th में भी देखा है, ये बहुत सिंपल होता है, डाइल्यूटेड कितना है, कॉन्सेंट्रेटेड कितना है, वो परसेंटेज के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे वो हर एक सॉल्यूशन के लिए अलग अलग टाइप का पॉइंट को दिमाग में रख करके करना होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन मेथड्स को देखते हैं, ठीक है। हो गया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक हो गया मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of solution, ठीक है। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को, सॉरी वेट ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम अब डिफरेंट मेथड्स देख रहे हैं। और कौन सा मेथड हम देखेंगे? सिर्फ क्वांटिटेटिव स्टडी वाले मेथड्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन का, ठीक है, क्या करो, 1 लीटर सॉल्यूशन का ले लो और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, वही क्या कहलाता है? उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो सिंपली हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसी को क्या कहेंगे हम? मोलैरिटी कहेंगे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा NB अपॉन V ऑफ AB, ठीक है, या VA प्लस VB, इसे VAB या फिर सिंपली आप V भी डिनोट कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। NB क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, ये वॉल्यूम किस में होगा? ये होगा लीटर में, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है फॉर वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। तो इसे NB का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? NB का फॉर्मूला ये होता है WB अपॉन MB,
ठीक है, इनटू वॉल्यूम, ये किस में है आपका, इन लीटर में, ठीक है। या फिर अगर ये वॉल्यूम ml में होगा तो क्या हो जाएगा, ml में अगर हुआ, ये आपका वॉल्यूम जो है ml में हुआ, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला ये हो गया। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, जो हम एनकाउंटर करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाते समय, वो डायरेक्ट आपका मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये वैल्यू किसके लिए है, जब वॉल्यूम आपका ml में होगा तब मैंने 1000 लगाया है, अगर लीटर में है तो 1000 छोड़ दो, डायरेक्ट आप बना लो, ठीक है। क्लियर है मोलैरिटी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, नोट करके याद रखिए, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलेगा ये बात, नोट करके याद रख लिए कि जो मोलैरिटी है ये टर्म हम यूज करते हैं फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जैसे कि CH3COOH, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो कोवैलेंट बॉन्ड से जॉइंट होते हैं, ठीक है। कुछ भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, एग्जांपल्स की कमी नहीं है, C2H5OH, ठीक है, C3H8OH, जो भी है, सारे के सारे जितने भी कंपाउंड्स जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होकर के बनते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इनकी खासियत क्या होती है, इनकी खासियत ये होती है कि जैसे ही इन कंपाउंड्स को सॉल्यूशन में डालेंगे ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि ये अपने पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि ये जो है जैसे ही मैंने डाला किसी सॉल्यूशन में तो ये CH3COOH के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आगे हम एक और कंपाउंड के बारे में जानेंगे, दैट इज आयनिक कंपाउंड, जो कि जैसे ही सॉल्यूशन में डाला जाए वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो मोलैरिटी है वो टर्म एसोसिएटेड होता है विथ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है। क्लियर है, लिख लीजिए अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो। चलिए, हो गया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब आते हैं दूसरे टर्म की ओर, मोलैलिटी। दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है मोलैलिटी। मोलैलिटी जिसे मैं स्मॉल m से डिनोट करता हूं, ठीक है, जिसे मैं स्मॉल m से डिनोट करता हूं। अब इसका डेफिनेशन समझिए, 1 kg सॉल्वेंट में, पॉइंट्स को समझिए, 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वही क्या कहलाता है, उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी। मोलैरिटी में मैं क्या कर रहा था, सॉल्यूशन को वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन मोलैलिटी में मैंने क्या किया, इसे किलो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया और नीचे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं लिया, मैंने क्या लिया, सिर्फ सॉल्वेंट का केजी में कंटेंट, ठीक है। तो इसका अगर सिंपल डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, मोलैलिटी कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, WA सॉल्वेंट, और ये किस में है टर्म, ये kg में है, ठीक है। इसे और अगर ब्रेक करके देखना चाहे तो NB को हम क्या लिखते हैं, NB को हम लिखते हैं WB अपॉन MB इंटू
ये क्या हो गया WA, ये किस में है kg में है, ठीक है। और इस kg को अगर ये kg में ना हो करके ग्राम में होता तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 और ये 1000 क्या हो जाता ऊपर चला जाता। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। अब ये किस में है, ये ग्राम में है, ग्राम के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्योंकि चीज़ें आपको जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे वो ग्राम में ही दिया होगा। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 450 ग्राम, ऐसा ऐड अप कर रहे हैं हम, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो ठीक है, ये दो चीज़ें देखने के बाद अगर आपसे कई बार जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी का डिफरेंस भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक साइड हमने लिख लिया मोलैरिटी, एक साइड मैंने बोल दिया है मोलैलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हम अगर इसका डिफरेंस बताना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, ठीक है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है मैंने क्या कर दिया, इसके डेफिनेशन के फॉर्म में डिफाइन कर दिया, यही हो जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है मैं पूछ लूँ आपसे या बता दूँ आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का आप ये जनरल टर्म में समझिए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। दोनों के फॉर्मूले में आप देखेंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूले में आप देखेंगे NB अपॉन V था और मोलैलिटी के फॉर्मूले में आप देखेंगे NB अपॉन WA था, ठीक है। यानी कि एक के फॉर्मूले में वॉल्यूम है और एक के फॉर्मूले में मास है। तो बताइए टेम्परेचर का किस पे इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर का हमको पता है, टेम्परेचर का जो है डायरेक्ट इफेक्ट होता है वॉल्यूम पे, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ा दो तो वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होता है कि नहीं होता है, होता है ना। किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाए। वही काम लिक्विड के साथ भी होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर हैज अ रिलेशन विथ वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैज अ रिलेशन विथ मास, ठीक है। W मास के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता। ये पॉइंट भी हमको समझना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको समझ में आ गया कि टेम्परेचर हैज अ रिलेशन विथ वॉल्यूम, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखिए कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो मोलैरिटी क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, वेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, W पे नो इफेक्ट, और मोलैलिटी क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि एक चीज हमको समझ में आई कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मोलैरिटी कम हो जाता है लेकिन मोलैलिटी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये जो है एक छोटा सा, ये क्या है, हम बेसिक लेवल से समझ रहे हैं चीज़ों को, इसलिए आपको मैं ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, बस दिमाग में रखने वाली चीज़ें हैं, ये सब पढ़ने का नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंड जो है गियर अप हो जाए, थोड़ा शार्प हो जाए, इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ करके हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया मोलैरिटी और मोलैलिटी के टर्म में, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, हो गया होगा, ठीक है। अब हम तीसरे स्टडी की ओर आते हैं। तीसरा जो है टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वो है हमारा फॉर्मेलिटी। थर्ड हम देखते हैं फॉर्मेलिटी। क्या बोला गया था, फॉर्मेलिटी जो है F से डिनोट होता है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया था
कि फॉर्मेलिटी जो है कि कैसे कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए हम क्या करते हैं, मोलैरिटी टर्म यूज करते हैं। तो फॉर्मेलिटी भी कुछ मोलैरिटी ही जैसा होता है, फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन ये जो है आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी में आप ये पॉइंट याद रखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? तो आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो कि सॉल्यूशन में डालते ही डिसोसिएट हो जाए, यानी कि NaCl है, सॉल्यूशन में मैंने डाला और ये Na+ और Cl- के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसके लिए भी फॉर्मूला आप देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution। अब एक नई सी चीज यहां पे आ गई। क्या नई सी चीज आ गई? यहां पे आ गया ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला, अगर फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला की बात करें तो ये क्या हो गया? ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ए बी, या फिर आप नॉर्मली वी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि ग्राम फॉर्मूला मास क्या है। ठीक है, तो देखिए ग्राम फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू होता है WB। ठीक है, WB क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। ऊपर क्या था? मोलैरिटी वाले में नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या था? वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास के जगह यहां पे क्या वर्ड यूज हो गया है? यहां पे वर्ड यूज हो गया है फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास होता है कि जो आपका कंटेंट था जो कि आयनाइज हो गया। मैंने बोला कि NaCl को आपने डाला, Na+Cl में वो क्या हो गया? टूट गया। तो टूटने के बाद जो आयंस का मास होता है वो कहलाता है फॉर्मूला मास। ठीक है, बात आपको समझ में आई? फॉर्मूला मास क्या होता है? क्लियर है ये पॉइंट आपका? तो यही आपका फॉर्मूला हो गया इसके लिए भी। तो जनरल टर्म में आप इसे M के टर्म में ही समझिए। ठीक है, ये मोलर मास ही है, समझ लो। ठीक है, Na और Cl का मोलर मास। ठीक है, तो फॉर्मूला मास, और इसमें कोई चेंज नहीं होता। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते समय आंख बंद करके फॉर्मेलिटी निकालने बोला तो आप उसे मोलैरिटी के जैसे ही सॉल्व करिए। ठीक है, बस क्या हो जाएगा ये अपने दिमाग में रखना है कि फॉर्मेलिटी जो है आयनिक कंपोनेंट्स के लिए होता है और मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोलैरिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका भी अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला WB × 1000 अपॉन MB × वॉल्यूम। ठीक है, सेम फॉर्मूला जैसा पहला था वैसा ही यही फॉर्मूला आपको फॉर्मेलिटी के लिए भी यूज करना है। ठीक है, जो मोलैरिटी के लिए वही फॉर्मेलिटी के लिए भी यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा चलिए, ठीक है, तो आई थिंक वीडियो हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप भी क्या है NCERT की बुक को स्टडी करना स्टार्ट करिए। चीज़ों को आपको समझ में आएगा फिर कि किन किन चीज़ों पे हमारी पकड़ नहीं है। थोड़ा सा NCERT की बुक को पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बिल्डअप करना है? हमें ये बिल्डअप करना है कि NCERT का कोई भी क्वेश्चन हम ना छोड़े, और हमारे ऐसे डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए कि हम NCERT का पूरा बुक बहुत अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी केमिस्ट्री के लिए मैं आपको कह रहा हूँ NCERT की बुक को रट लो।
ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं, सारा का सारा कंसेप्ट वहीं से उठा करके। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम नॉर्मेलिटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।